कोविड-19 दुनिया के स्वयं पे एक नाम आता है, एक बीमारी आती है, उसके बाद पूरी दुनिया में एक भूचाल मच जाता है। और वो काला दिन हिंदुस्तान के में 22 मार्च के नाम से आता है, जहाँ पर एक पहले शुरुआत होती है कि जनता कर्फ्यू को, उसके बाद लॉकडाउन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इस दौरान हमने देखा तमाम तरीके के उतार चढ़ाव है। कहीं पे हमारे जो नागरिकता है उसके हनन हुए, कहीं हमारे अधिकारों का हनन हुआ, कहीं हमारे जो मजदूर हैं, कहीं उनको प्रवासी मजदूर कहा गया, कहीं लोगों को सड़कों पे नंगे चलते हुए देखा। तमाम तरीके के उतार चढ़ाव हैं। उसके बावजूद अब अनलॉकडाउन जो शुरू हुआ है, या कह सकते हैं कि लॉकडाउन 5 शुरू हुआ है, इस दौरान तमाम तरीके के उतार चढ़ाव के बीच में हमारे बीच में यहाँ पर हैं वरिष्ठ RTI कार्यकर्ता, संपादक रहे हैं सम्मानित अखबार में। और दुनिया के अंदर जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, सामाजिक जो स्थितियाँ, उस पर पैनी नज़र रखते हैं। हम बात करते हैं उमाशंकर पटवा जी से कि आखिर इस लॉकडाउन और इस कोविड-19 को और इस सब चीज़ों को किस तरीके से लेते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं लगातार सरकार को कटघरे में लोग खड़ा करते हैं, कहीं ना कहीं जो मौलिक अधिकार है उनके हनन की बात होती है। हम बात करते हैं, देखते हैं, आप बताइए कि किस तरीके के सब चीज़ों को किस तरीके से आप देखते हैं। देखिए, आपने जो प्रश्न उठाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न इतना बृहद विषय का है कि इसके ऊपर एक बहुत ही लंबी परिचर्चा हो सकती है पक्षों के मध्य में। सबसे पहले सवाल उठता है कि विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 कोरोना के बीच में जो उससे निपटने के लिए जो व्यवस्थाएं शुरू हुई हमारी सरकार से, तो सबसे पहले मैं इसके इतिहास की ओर थोड़ा सा ध्यान देने की अनिवार्य आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहले कोरोना के बारे में जानकारी नवंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से होती है लोगों को, कि वहां कोरोना नामक बीमारी का प्रभाव हुआ, और जिससे बहुत बड़ी संख्या में वहां लोग पीड़ित हुए। और उस समय तक विश्व में सर्वाधिक कोरोना पीड़ित लोग चीन में ही पाए जाते थे। चीन की सरकार से ने ये संक्रमण अन्य देशों की ओर धीरे धीरे ये कहा गया कि उनके वहां से आए हुए लोगों के माध्यम से संक्रमण अन्य देशों में भी फैलना शुरू हो गया है। 17 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने सबसे पहले एक आदेश जारी किया कि कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले जो भी यात्री होंगे उनकी सबकी अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी। उसके जांच में उनको कोरोना प्रभावित न पाए जाने के बाद ही देश में आने की इजाजत दी जाएगी। अपनी इसी गाइडलाइन को अमेंड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और 26 जनवरी 2020 से उन्होंने ये कह दिया कि दुनिया में कहीं से भी कोई भी लोग जो भारत में आ रहे हैं, चाहे वो भारत के नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो, उनका अनिवार्य रूप से उनका टेस्ट किया जाएगा, और उनको कोरोना प्रभावित न पाए जाने की दशा में ही भारत में एंट्री की इजाजत दी जाएगी। उसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के अंदर कोविड-19 का प्रभाव हुआ, लोग पीड़ित हुए, तो किस नजरिए से इसको लेते हैं आप? देखिए, इसमें बहुत बड़ा अगर कोई फेलियर है तो वो भारत सरकार का कोरोना से निपटने के शुरुआती कदमों का भी है। जो भारत सरकार ने जो शुरुआती कदम उठाए कोरोना से निपटने के लिए, और जो तैयारियां की, उनको जब उनके ऊपर हम अपना दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि सरकार ने शुरुआत में इसको बेहद लापरवाही से किया। अगर सरकार की लापरवाही नहीं होती तो कोरोना का दुष्प्रभाव देश में कदापि नहीं हो सकता था। जैसे कि अगर आप हमारे बिल्कुल ठीक देखें कि चीन से सटा हुआ देश ताइवान, जहां कोरोना से प्रभावित मरने वालों की संख्या कुल 1 तक सीमित है। चीन से बिल्कुल ठीक सटा हुआ हांगकांग, जहां कोरोना प्रभावित संख्या लगभग 0 है। किस तरीके की लापरवाही हिंदुस्तान में? लापरवाही इस सेंस में, इस संबंध में मैं आपका एक ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा। हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा साहब ने 26 मार्च 2020 को समस्त राज्यों के मुख्य सचिवों को, अपर मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि साहब, जो विदेशों से आने वाले कोरोना प्रभावित लोग थे, उनमें से लगभग 2 लाख से अधिक लोग आ गए हैं ऐसे जिनका सही तरीके से परीक्षण नहीं हो पाया। ये प्रश्न उठता है कि आखिर बिना परीक्षण के
बड़ी संख्या में विदेशों से लोग आ करके हमारे समाज में कैसे और क्यों घुल मिल गए। सबसे पहला प्रश्न, भारतवर्ष में पहले कोरोना प्रभावित सज्जन की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 2020 को। भारत सरकार की जानकारी में जब 17 जनवरी से ही भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी थी, तो अब आप देखिए 2 माह से अधिक का अंतराल, 17 जनवरी से 24 मार्च को जब माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय तालाबंदी की घोषणा की थी 21 दिन की सर्वप्रथम, उस तालाबंदी में वो घोषणा करते हैं कि साहब हम 15,000 करोड़ रुपए की कोरोना से लड़ने के लिए प्रावधान कर रहे हैं, जिसमें से 7,500 करोड़ रुपए बीमारी के इलाज के तैयारियों पर होंगी और बाकी 7,500 करोड़ रुपए उनके रिसर्च के लिए की जाएंगे कि आगे से न हो। हमारा प्रश्न ये है कि क्या भारत सरकार के लिए आवश्यक नहीं था कि जब 17 जनवरी को उन्होंने सबसे पहले कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण का आदेश जारी किया था, तो तत्समय ही उनके द्वारा कोरोना के इलाज के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई थी। इसमें भी एक बड़ा फेलियर है। आप ये देखिए कि जब भारत सरकार को ये भली प्रकार ज्ञात था कि 30 मई को कोरोना प्रभावित पहले सज्जन की मृत्यु केरल में हो चुकी है, इसके बाद फरवरी में 24 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय डोनाल्ड ट्रंप जी भारत के 3 शहरों के जनपद आते हैं, जिसके प्रारंभ वो करते हैं अहमदाबाद, आगरा और दिल्ली। इन 3 शहरों में हो गए। 24 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप के आगमन के लिए 24 फरवरी से पहले जो तैयारियां की गई, इवन आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा कि कुछ मजदूरों की, गरीबों की कॉलोनियों के ऊपर उनकी निगाह न पड़े, इसके लिए गुजरात सरकार ने बाकायदा सड़कों के दोनों ओर सड़कें बनाई, दीवारें बनाई। बात कोरोना की हो रही है। राजनीतिक पार्टियां इसको भी इश्यू बनाती जा रही कि ट्रम्प जी का आगमन और उसके बाद कोरोना का फैलना, इसको भी लेते हैं। बात इसकी नहीं है कि वो आए, बात आपने जिस तरीके से बताया कि शुरुआती दौर में चूक हुई, लेकिन इसी दौर में जब ये बात आई कि 22 मार्च को एक लॉकडाउन हो सकता है, लॉकडाउन की आपकी नजर में किस तरीके से लेते हैं कि शुरुआती दौर में लेना चाहिए था लॉकडाउन को, कि लॉकडाउन को आप क्या मानते हैं? लॉकडाउन के बाद आप किस तरीके का हिंदुस्तान के नागरिकों का आनंद होने की बात जहां तक आ रही थी? देखिए, मैं यहाँ पे 2 निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि लॉकडाउन की घोषणा जिसकी शुरुआत आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 22 मार्च से सबसे पहले जनता कर्फ्यू के दिन से होती है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 3 दिन के राज्यव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई। इसी दौरान 24 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से 21 दिन के सर्वप्रथम लॉकडाउन की घोषणा की गई, जो बाद में 4 चरणों तक बढ़ता रहा। इसको किस नजरिए से लेते हैं आप? देखिए, मैं ये कहता हूं कि यह एक विवेक शून्य निर्णय था तत्समय। वजह क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन की पहली घोषणा की 24 मार्च 2020 को, तो उनके जो शब्द थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को घर की सीमा रेखा के अंदर सीमित रखेगा और साथ ही साथ में कोरोना के दुष्प्रभावों से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, जिसमें तत्समय उन्होंने 1 मीटर दूरी बनाए रखने की अपेक्षा की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक नागरिक से देश के। मेरा पहला प्रश्न ये है कि भारत सरकार को भली भांति ज्ञात था, तत्समय भी ज्ञात था कि इस देश में 70% से अधिक लोग भारत सरकार के अपने अधिकृत आंकड़ों के अनुसार गरीबी सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनके पास रहने के लिए समुचित आवास उपलब्ध नहीं है। इन्हीं आवासों को उपलब्ध कराने के लिए खुद प्रधानमंत्री जी की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी भी चलाई जा रही है। इससे पहले इंदिरा आवास योजनाएं जैसी अनेक योजनाएं संचालित होती रही हैं, चाहे वो मान्यवर काशीराम आवास योजना हो, इंदिरा आवास योजना हो, अनेक योजनाएं चलती रही हैं। तो और खुद भारत सरकार के अगर 2011 के हम जनसंख्या के आंकड़ों को देखें तो भारत सरकार खुद मानती है कि हमारे यहाँ 15 करोड़ से ऊपर प्रवासी मजदूर है, जो विभिन्न अपने गृह स्थान से अलग जाकर के अन्य स्थानों पर काम करते हैं, विभिन्न पेशों में काम करते हैं। तो और उनमें से बड़ी संख्या अप्रशिक्षित अकुशल श्रमिकों की है, जिनको न किसी प्रकार का ज्ञान है, जो मामूली से सेवा आधारित कार्य ही करते रहते हैं। इन मजदूरों के पास न तो रहने की कहीं व्यवस्था है, न इनके पास भोजन की व्यवस्था, न इनके पास कोई ऐसी व्यवस्था जिसे घर कहा जा सके, जिसकी सीमा रेखा के अंदर अपने आप को रह पाते। दूसरा प्रश्न जो आया कि जब
नेशनल लॉकडाउन के चलते 21 दिन का लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, तो इनमें से कितने मजदूरों की क्रय शक्ति इतनी थी और केवल 4 घंटे, जबकि वास्तविक रूप में 3.5 घंटे मुझसे कहेंगे, 4 घंटे नहीं कहेंगे, 8 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संबोधन प्रारंभ हुआ था और उसके 21वें मिनट पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल लॉकडाउन की घोषणा की थी। तो 3.5 घंटे के अंतराल में कितने लोग थे, और खासतौर से ऐसे गरीब कमजोर वर्ग के लोग जो अपने 21 दिन के जीवन यापन का सामान जुटा पाते और किस स्थान पर जुटा पाते। इस दौरान उनको जो उनके सेवायोजक थे, जो भी कंपनियां थी, फर्म थी, दुकानें थी, शॉपिंग मॉल थे, स्टोर थे, होटल थे, उन्होंने उनके काम से निकाल दिया। ये एक तथ्य है कि उनको किसी को भी कोई भी वेतन नहीं मिला। एक आध अपवाद की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन अधिकांश को कोई वेतन नहीं मिला उनके लॉकडाउन के बाद में। देखिए, आपने बहुत बड़ा एक इश्यू, बहुत जो ज्वलनशील इशू है कि प्रवासी मजदूरों का, तो जो आपने उठाया, तो क्या प्रवासी मजदूरों को जिस तरीके से लॉकडाउन की घोषणा की थी, क्या आप मानते हैं कि उससे पहले उनको उनको रहने का ठिकाना बनाना चाहिए था, उनके खाने का ठिकाना बनाना चाहिए था, या उनको उनके शहर में उनके घरों पर लाने की बात है? क्योंकि प्रवासी मजदूरों पर राजनीति भी शुरू हो गई और राजनीति का आलम यह हुआ कि फिर किसी ने कहा कि उनको लाना चाहिए उनके घरों पर, किसी ने कहा उनको वहीं रहना चाहिए। आलम यह हुआ कि शुरुआती दौर में इसका परिणाम जो सामने निकल के आ रहा है, जो परिणाम ये निकल के आ रहा है कि महानगरों से निकल कर जब वो छोटे छोटे शहरों में आ रहे हैं, तो उसके कोरोना जो महानगरों पे था, जो वो छोटे छोटे शहरों में है, तो उसको किस नज़रिए से लेते हैं? क्या ये सरकार का कि प्रवासी मजदूर को एक शब्द और आता है कि प्रवासी मजदूर भी एक लोगों को बड़ा चूकता है। कई मजदूरों से बात की तो उनका ये कहना है कि प्रवासी, तुम देश के लोग प्रवासी कैसे हो गए? ये इशू भी अलग है, लेकिन क्या मानते हैं इसको कि वो जो फैसला था लॉकडाउन का, उसके बाद उनको लाने का फैसला, इसको किस नजरिए से लेते हैं? देखिए, जहां तक प्रवासी शब्द का बात है, मैं सबसे पहले चर्चा यही से शुरू करना चाहूंगा। प्रवासी शब्द कैसे प्रचलन में आया? हमारे इस देश में वास्तव में एक माइग्रेट लेबर रेगुलेशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1979 है, तो वहां पर शब्द है माइग्रेट लेबर। माइग्रेट का अगर हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो वो प्रवासी आएगा। प्रवासी का भावार्थ आशय यह है कि अपने मूल स्थान से अन्यत्र जा करके अपनी सेवा दे करके बदले में कुछ धनार्जन करने का आशय उसको प्रवासी से यहाँ पे लिया गया। अब आपने जो दूसरी बात कही कि क्या उनको उनके स्थानों पर बनाए रखने की आवश्यकता थी या उनके मूल स्थानों पर जाने की अनुमति देने की आवश्यकता थी? देखिए, अब तक के जो परिणाम आए हैं वो इस बात को सिद्ध करते हैं कि उनको उनके मूल स्थानों पर जाने का अवसर ना उपलब्ध कराना एक रणनीतिक चूक थी। जरूरी नहीं कि चूक जानबूझ कर की जाए, चूकें जाने में भी होती हैं और हर व्यक्ति से होती हैं। इस विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे कोई गलती ना हुई, कोई चूक ना हुई हो। यह कहना कि चूक दूषित मंतव्य से की गई, नहीं, ये उचित नहीं है। चूक जाने में भी हो सकती है, अनजाने में भी हो सकती है। मैं एक तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। 24 मार्च 2020 जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई, उस दिन तक स्वयं भारत सरकार के अधिकृत आंकड़ों के अनुसार संपूर्ण देश में कोरोना प्रभावित मरीजों की कुल संख्या 544 थी, 544। कोरोना बीमारी के प्रभाव के बारे में जो चिकित्सा विशेषज्ञों की अभिमत हैं, उनमें से अधिकांश का मत यह कि कोरोना प्रभावित जो भी, मैं चाहूंगा कोई प्रभावित ना हो, जो भी लोग हैं उन बेचारों की या तो 1 सप्ताह के लगभग समयावधि में उनकी मृत्यु हो जाती है अथवा 2 से 4 सप्ताह तक की समयावधि में पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए उदाहरण स्वरूप मान लें कि एक तारीख रख लेते हैं 1 अप्रैल 2020, तो जो प्रवासी मजदूर आज अपने, चाहे वो आंध्र हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में, गुजरात से बहुत बड़ी संख्या में जो अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, अगर हम चिकित्सीय विशेषज्ञों की सलाह को सही मानते हैं तो ये बात पूर्णतः अवधारित है कि दिनांक 1 अप्रैल तक उनमें से कोई एक भी कोरोना प्रभावित नहीं था। यदि रहा होता तो या तो वो ठीक हो चुका होता या उनकी मृत्यु हो चुकी होती।
बेहतर ये होता कि अगर माननीय प्रधानमंत्री ने जैसे कि 19 मार्च को एक दिन के जनता कर्फ्यू की घोषणा के लिए उन्होंने 2 दिन के बीच का अंतराल दिया। 19 मार्च की रात्रि 8 बजे उन्होंने 22 मार्च के लिए एक दिन के जनता कर्फ्यू घोषणा की थी। अधिक उचित ये होता यदि माननीय प्रधानमंत्री जी कम से कम 7 या इससे अधिक दिन का जो उचित समय समझते हो एक अवसर देते और हर प्रवासी मजदूर या जो भी व्यक्ति कहीं भी फंसे थे किसी भी कार्यों से उनसे ये अपील करने की अनुकंपा करते कि आप ये चयन कर लें कि आप अपने कार्यस्थल पर रहेंगे अथवा अपने गृह स्थान पर जाना उचित समझेंगे। और जहां तक एक आशंका ये व्यक्त किया है कि इस प्रकार की घोषणा से एक अफरा तफरी फैल सकती थी लोगों में, तो हमारे देश में पर्याप्त सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और इस आपात स्थिति में उस अफरा तफरी को न फैले और लोगों को उनके स्थानों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए सेना का प्रयोग करना भी उचित कदम होता। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में इसके प्रावधान भी किया जा सकता था कि हमारे जो भी मजदूर हैं उनको उनके घर तक पहुंचाया, भले उसके लिए में सेना का उपयोग पड़े, स्पेशल ट्रेन चलानी पड़े, स्पेशल बसें चलानी पड़े, तो ये ज्यादा उचित होता। और ये बिल्कुल सही बात है कि जो कोरोना स्प्रेड आशंका की जा रही है कि मजदूरों के प्रवासी मजदूरों के आने से संपूर्ण देश में फैल रहा है, इसका प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता कहीं पर। तो कोरोना के देशव्यापी प्रभाव में कहीं ना कहीं पर नीतियों की यह चूक भी बड़ी हद तक जिम्मेदार है। अच्छा, इसमें बीच में ये भी बात है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार का भी हनन हुआ। किस तरीके के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, किस तरीके से उनको संवैधानिक अधिकार है कि उनको किस तरीके से लाना चाहिए, उनका इंतजाम किस तरीके से होना चाहिए? देखिए, मैं यहाँ पर 2 निवेदन करूंगा कि जो अभी अभी हमने आपसे चर्चा की थी कि जो माइग्रेट लेबर रेगुलेशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1979 है, इस एक्ट में एक प्रावधान है कि यदि किसी मजदूर को उसके गृह स्थान से कार्यस्थल तक जाएंगे तो जो भी व्यक्ति उनको ले जाएंगे या वो जाएंगे तो उनको 15 दिन का डिस्प्लेसमेंट, जगह छोड़ने का 15 दिन के वेतन के बराबर की राशि उनको उस अलाउंस के डिस्प्लेसमेंट अमाउंट उसके अलाउंस के रूप में दी जाएगी। और साथ ही साथ में सेवा आयोजक के लिए यह आवश्यक है कि वो उनके आने और जाने का, दोनों गृह स्थान से कार्यस्थल तक आने और जाने का उनको किराया भी देगा। इसका पंजीकरण करने की अनिवार्य जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों पर है। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि पिछले 41 सालों से इस अधिनियम का जो भारत सरकार ने निर्मित किया, स्वयं भारत सरकार ने और किसी राज्य की सरकार ने इसको कतई कोई अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया। आज किसी राज्य सरकार के पास प्रवासी मजदूरों के बारे में कोई आंकड़ा नहीं हो, ये कहते हैं हमारे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन इस प्रश्न का कोई जवाब देना नहीं चाहता है कि आखिर इस अधिनियम के प्रावधानों की उपेक्षा क्यों की गई और इसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या क्या कार्रवाई हुई। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई भी इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर हैं और उनके जीवन यापन का कोई साधन नहीं, उनकी आय समाप्त हो चुकी है क्योंकि उनकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं, और उनके भोजन को उनको जो भोजन उपलब्ध कराने के जो दावे किए गए हैं सरकारी, वो कितने कपोल कल्पित हैं, इसकी धरातली सत्य आप सभी लोग तमाम देख चुके हैं और बड़ी प्रकार से परिचित हैं कि दावों में और सत्यता में कितना बड़ा विरोधाभास है दोनों के बीच में। ये ठीक है कि कुछ संक्षिप्त लोगों को दिया गया, लेकिन क्या आप ये एक गैरतमंद आदमी से अपेक्षा करते हैं कि वो लाइन में लग करके एक वक्त के खाने को पाया है? घंटों लाइनों में लगने के बाद हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 केवल जिंदा रहने का अधिकार हमें नहीं देता है, बल्कि सम्मान पूर्वक जिंदा रहने का अधिकार देता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जो एक वक्त के भोजन के लिए एक भीख के तरीके से लाइन में लग करके, घंटों लाइन में लग के प्राप्त कर रहा हो, क्या ये उसके आत्मसम्मान पर चोट नहीं है? क्या ये इस बात को दर्शित नहीं करता है कि हम एक राष्ट्र के रूप में, एक राज्य के रूप में उन व्यवस्थाओं को करने में पूरी तरीके से विफल रहे हैं जो हमें एक आम नागरिक के सम्मान को, उसके जीवन को बचाने के लिए करनी चाहिए थी? इस कोरोना ने इस देश की अर्थव्यवस्था को जितनी बुरी लॉकडाउन ने पहुंचाई है, शायद उसकी कल्पना से भी परे थी। अब जबकि सरकार इस लॉकडाउन को चरणबद्ध रूप से लॉकडाउन 4 से खोलना शुरू कर चुकी है और अब तो अनलॉक 1 के नाम ले रही है, और जबकि एक दिन में 8,500 के आसपास कोरोना प्रभावित
की संख्या स्वयं भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार हैं, तो ऐसे में वो खोलने की बात कर रही है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को चलाना भी आवश्यक है। क्या इस बारे में यह उचित नहीं होता कि लॉकडाउन की घोषणा के समय ही सरकार में बैठे लोग समुचित विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लेते, जिससे न इस देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती, जो कि आज 12 करोड़ से अधिक लोग स्वयं आंकड़ों, सरकारी आंकड़ों के अनुसार बेरोजगार हो चुके हैं और बड़ी आबादी अपने सामान्य जीवन यापन के साधनों से भी वंचित हो चुकी है। ये थे हमारे बीच में वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता उमाशंकर पटवा जी, जिन्होंने भास्कर दर्शन में आज हमारे बीच में तमाम बातों को साझा किया। उसमें चाहे लॉकडाउन को लागू करने की बात हो या कोविड-19 जहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति के हिंदुस्तान के दौरे पर भी बात हुई। इस दौरान हमने बात की प्रवासी मजदूरों को, कि किस तरीके से प्रवासी मजदूरों को लाने में और उनको घर पे पहुंचाने में चूक हुई। हमने तमाम तरीके की बातें की। जो मानवों के अधिकारों के हनन की भी बात हुई, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला आदमी सिर्फ खाने के लिए अगर लाइन लगाता है तो उस पर भी लंबी चर्चा हुई। हमारे बीच में तमाम तरीके की बातों पर चर्चा हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर दर्शन में हमारे साथ अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। सभी दर्शकों से गुजारिश है कि भास्कर दर्शन को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें। अगर कहीं हम अपने सुझाव देना चाहते हैं तो हमको मैसेज बॉक्स में जाकर सुझाव दें। हम आपकी बात को सम्मान करेंगे, क्योंकि भास्कर दर्शन आपकी आवाज़